प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो में समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि राज्यसभा, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो इसके लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। कितना का चाहिए, 30 वर्ष का न्यूनतम आयु चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। बताइए आप लोग कि सबसे अधिक लोकसभा प्रतिनिधि किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। यहाँ पे लोकसभा के कुल 80 सीटें हैं। कितने हैं, 80 सीट। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीट है। कितने सीट हैं, 40 सीट हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 16। लोकसभा की 40 हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, लोकसभा में क्या होता है कि बैठक होता है। हर साल लोकसभा में क्या होता है, तो बैठक का आयोजन किया जाता है जिसे सत्र कहा जाता है। और प्रति साल कितने सत्र का आयोजन किया जाता है, 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 3 सत्रों की बात करें तो इनमें जो पहला सत्र होता है साल के शुरुआत में, इसे हम लोग बजट सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट सत्र कहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आता है मॉनसूनी सत्र। क्या आता है, मॉनसून सत्र आता है। ठीक है, मॉनसून सत्र ये दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो शीतकालीन सत्र आता है, शीतकालीन सत्र। तो इस तरह से कुल 3 सत्र बुलाए जाते हैं। और अगर आपको सवाल पूछे कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने दिनों का अंतर होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल है कि पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में या विशेष अधिकार की सूची में। तो देखिएगा, जो पंचायती राज है यह केंद्रीय सूची में आता है। किस में आता है, केंद्रीय सूची में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सरकार की शक्तियों का अगर विभाजन करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय, क्या होता है, केंद्र विषय। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो राज्य विषय होता है। ठीक है, राज्य विषय। और एक होता है केंद्र सूची, और दूसरा क्या होता है, राज्य सूची, और तीसरा क्या होता है, तो समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची। तो अगर केंद्र सूची में बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की शक्ति हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार को जो शक्ति प्रदान किए जाते हैं। और समवर्ती सूची में ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होती हैं। तो यहाँ पे जो पंचायती राज होगा ये राज्य सूची में आएगा, यानी यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 5 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का आकलन किसने किया। दादा भाई नौरोजी ने, RCV राव ने, VKRV राव ने या DR गाडगिल ने। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले राष्ट्र आय का आकलन किसने किया। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि राष्ट्र आय की गणना कौन करता है, भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है राष्ट्र आय की गणना करना। ठीक है, वहीं अगर बात कर लेते हैं कि ये दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र आय का अनुमान लगाया था, लेकिन अगर राष्ट्र आय को वैज्ञानिक विधि से किसने राष्ट्र आय की गणना की थी, तो इसका फिर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, VKRV राव ने किया था वैज्ञानिक तरीके से गणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो देखिए, अगर पंचायती राज का अगर भंग हो जाता है तो भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर
यानी 6 माह के अंदर इसका दोबारा चुनाव कर लेना आवश्यक है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर? तो देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले वायसराय था। कौन था? वायसराय। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद जो वायसराय हुआ उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, कैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका फिर सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब फिर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बहुत बढ़िया। 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो आप लोग बताइएगा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह को कायदे आजम कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कौन सा नारा? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? देखिए सवाल तो आपका यही बन जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1923। लेकिन किसने किया अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में इसका स्थापना किया गया था। अगर स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें, प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका अगर प्रथम सचिव पूछ ले कि सचिव कौन थे, तो सचिव मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके प्रथम सचिव थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और इसके सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ये सभी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए आज़ादी से पहले भारत में अंतरिम सरकार बना लिया गया था। कब? तो 1946 ईस्वी में। और इस अंतरिम सरकार में बोला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। देखिए यहाँ पे नाम में क्या प्रसाद है, तो प्रसाद को आप लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्री पद मिला था? तो खाद्य व कृषि मंत्री पद मिला था। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते कि रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था अंतरिम सरकार में, तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो थे यह रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए आपको बता दें कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके पीछे कारण था कि कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये ठान लिया था कि उन्हें हर साल 26 जनवरी को क्या मनाना है? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाना है। पूर्ण स्वराज दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। तो यही कारण था कि कांग्रेस ने क्या किया, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया। यानी यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है
कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में प्रमुख 3 क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि कार्य आता है, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग के जितने भी संबंधित कार्य है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, लेकिन सवाल पूछा है कि किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है भारत की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को पहले ही इस सवाल का आंसर बता दिया गया है। बताइए क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सांख्यिकी संगठन राष्ट्र आय की गणना करता है। वहीं हम लोग बात किए थे कि राष्ट्र आय का सबसे पहली बार अनुमान किसने लगाया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसने अनुमान लगाया था। ठीक है, वहीं अगर योजना आयोग के बारे में बात करें तो योजना आयोग के द्वारा भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। कितनी, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब इसमें कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली तो इसके बाद योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो पृथ्वी में क्या करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, यानी पृथ्वी की उष्मा को बढ़ाने का काम करता है, गर्मी को बढ़ाने का काम करता है। तो कौन सा गैस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और भी कई ग्रीन हाउस गैस हैं, उनमें से क्या आता है, तो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प जो है इसे भी ग्रीन हाउस गैस ही कहा जाता है। ठीक है, और अगर आगे देखें तो CFC जो है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। इन सभी आपको बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से कौन रोकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत क्या काम करता है, तो पृथ्वी से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर बात करें कि ओजोन मंडल वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो यह वायुमंडल का सबसे पहला परत है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3। और समताप मंडल में जो है यह हवाई जहाज के उड़ान के लिए ये सबसे प्रमुख मंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 8, 10, 12 या 14। तो वर्तमान की अगर बारे में बात करें तो भारत में कुल 12 अनुसूचियां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का जिक्र है। पंचायती राज के बारे में जिक्र किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में है। वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, नगर पालिका जो है वो 12वीं अनुसूची में आता है। अगर बात करें 8वीं अनुसूची के बारे में, तो इसमें भारत की 22 प्रमुख भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर में कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 में, 1820 में, 1828 में या 1830 में। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। किसका, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर सवाल है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए आपने जाना कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया, राजा राम मोहन रॉय ने किया। लेकिन इनको सहयोग किसने किया? तो इनका सहयोग लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय का साथ दिया था सती प्रथा को बैन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर में कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? देखिए क्या होता था कि पहले 21 वर्ष के से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में यह जो आयु है ये घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है। स्थानीय स्वशासन जो है नहीं पंचायती राज, यह त्रिस्तरीय प्रणाली है। कैसी स्तरीय? त्रिस्तरीय प्रणाली है। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी या अजय। तो देखिए जमशेदपुर क्या है? तो झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर। कहाँ का? झारखंड का। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1907 ईस्वी में की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो देखिए गंडक जो नदी है यह नेपाल से निकल करके उत्तर प्रदेश होता हुआ बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका संबंध किन दो राज्यों से हो जाएगा? तो बिहार और उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना से क्या किया जाता है? तो सिंचाई का कार्य किया जाता है। सिंचाई और विद्युत उत्पादन ये दोनों कार्य गंडक परियोजना से किए जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1951, 1970, 1975 या 1985। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं? ऑपरेशन फ्लड का मतलब यह नहीं होता है कि बाढ़ से संबंधित, क्योंकि फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। तो बाढ़ से संबंधित कोई भी समस्या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित नहीं है, बल्कि ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है यह डेयरी विकास से संबंधित है। किससे? डेयरी विकास से संबंधित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्यूमिनियम या उर्वरक। तो देखिए खेतरी जो है यह राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में खेतरी है और यह तांबा उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस। तो दुर्गापुर लौह इस्पात जो केंद्र है इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के सहयोग से हो जाएगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि राउरकेला है, क्या है? राउरकेला। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है बोकारो, बोकारो लौह इस्पात केंद्र। और राउरकेला जो लौह इस्पात केंद्र है इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इन दोनों को रूस के सहयोग यानी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, सोवियत संघ के, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? केरल, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। तो देखिए सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और मध्य प्रदेश जो है, यहाँ वनों का सबसे अधिक फैलाव है। वनों का सबसे अधिक फैलाव किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सवाल अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा, भील। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो गोंड आता है। कौन सा जनजाति? गोंड जनजाति। और तीसरे नंबर पे आता है संथाल जनजाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे भील जनजाति आता है, दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति और तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति आता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार लागू हुए 1871 में, 1905 में, 1909 में या 1919 में? तो देखिए, मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। क्या? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, और इसे 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। किसे? तो मार्ले मिंटो सुधार को 1909 ईस्वी में लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जो 1919 में जो ये है, यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड? तो देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल थे। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था किसने? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक आयोजित किया गया था। लेकिन इस बैठक में अस्थायी तौर पर, किस तौर पर? अस्थायी तौर पर एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया। उस अध्यक्ष का क्या नाम था? तो उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। वहीं अगर बात करें कि अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है और ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। देखिएगा क्या बोला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल है 2002 से 2007 तक, 2006 से 2011 तक, या 2008 से 2013 तक, 2007 से 2012 तक। तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, यह 2007 से 2012 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना चलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा किया गया था। योजना आयोग ने क्या किया था? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना। वहीं बात कर लेते कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। लेकिन बाद में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। वहीं अगर आपको पूछ लेता कि योजना आयोग में पहला जो है पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 महत्वपूर्ण सवाल को देखा। इसमें से आपने कितने सवालों को खुद से हल कर पाया, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।